हाल ही में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में उनकी सरकार के कार्यकाल की जो तमाम उपलब्धियाँ रही हैं, जो तमाम चुनौतियाँ रही हैं, उन चुनौतियों पर बात करना लाज़मी हो जाता है। कई जगहों पर उन पर बात भी की जा रही है। तो ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार के कार्यकाल में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो तमाम पहलू रहे हैं, जो तमाम विषय रहे हैं, उन विषयों पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। तो ज़ाहिर तौर पर इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम उन प्रयासों की बात करेंगे जो सरकार ने किए हैं और उन प्रयासों का परिणाम क्या आया है। तो आप इन प्रयासों का ज़िक्र अपने आंसर में कर सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, उन प्रयासों का क्या प्रभाव रहा है, यानी सरकार के एक संक्षेप रिपोर्ट कार्ड को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उस पर विस्तार से बात करेंगे। वामपंथी उग्रवाद को लेकर सरकार की क्या नीति रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी रही है और उसका क्या परिणाम सामने आया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई है, उस पॉलिसी पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल को भी समझेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है, आप इस विषय को मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़कर देख सकते हैं और ये पूरा विषय आंतरिक सुरक्षा जैसे खंड से जुड़ता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सरकार के एक संक्षेप रिपोर्ट कार्ड को जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस शामिल होते हैं। जैसे कि एक डायमेंशन आतंकवाद का हो गया, एक डायमेंशन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हो गया, वामपंथी उग्रवाद का हो गया। इसके अलावा भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूर्वोत्तर राज्य में जो संघर्ष चल रहा है वो भी एक बड़ा पहलू हो जाता है। जम्मू कश्मीर भी एक बड़ा एंगल हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम चीजों को शामिल करते हुए आंतरिक सुरक्षा का विश्लेषण किया जाता है। अब अगर आप इन तमाम चीजों के आधार पर, इन तमाम कारकों के आधार पर सरकार, यानी कि सरकार ने किस तरह का काम किया है, उसके काम का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई मसलों पर तो सरकार सफल साबित हुई है, लेकिन कई मसलों पर, कई मामलों पर सरकार को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। सरकार लगभग असफल मानी जा सकती है। तो इन्हीं पर आज हम विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वामपंथी उग्रवाद की बात करें तो जाहिर तौर पर भारत में पिछले कुछ सालों में लगातार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कमी आई है, वामपंथी उग्रवाद में कमी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो छत्तीसगढ़ है वो अभी भी वामपंथियों का गढ़ बना हुआ है, वामपंथी उग्रवाद का गढ़ बना हुआ है और सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीते दिनों खबर ये सामने आई थी कि यहाँ पर एक घटना देखने को मिली थी, जिस घटना की वजह से कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये तो वामपंथी उग्रवाद की बात हुई। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं और उन बड़े कदमों की वजह से जाहिर तौर पर वहां की जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो पब्लिक ऑर्डर है, उसमें सुधार जरूर देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पड़ोसी मुल्कों से, जो दूसरे देशों से हमारे देश में आतंकी आते हैं, उन उन आतंकियों की संख्या में अभी कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है और वो लगातार भारत के सिविलियंस को टारगेट करते जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो पूर्वोत्तर में सरकार ने मुख्य तौर पर कई सारी युद्ध विराम किए हैं, कई सारे शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के बावजूद भी अभी तक कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अनसुलझे पड़े हुए हैं और वो मुद्दे लगातार चर्चा में आते रहते हैं। उन मुद्दों की वजह से लगातार हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में संघर्ष देखने को मिलता रहता है। तो ये तो एक संक्षेप बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इन तमाम मसलों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वामपंथी उग्रवाद की, कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति असल में है क्या। तो अगर आप भारत में साल 2006 से साल 2009 की अवधि को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो पूरा पीरियड था, जो पूरा दौर था, वो भारत में वामपंथी उग्रवाद के लिहाज से बहुत ज्यादा गंभीर था। उस पूरी अवधि में भारत में वामपंथी उग्रवाद अपनी चरम पर पहुंच गया था और इसी को देखते हुए उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भारत में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को देखते हुए कहा था कि ये जो समस्या है ये वर्तमान समय में भारत सरकार के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए। उन प्रयासों में एक ये भी प्रयास था कि गृह मंत्रालय के तहत एक अलग से यूनिट भी बनाया गया था और सरकार के इन प्रयासों के बहुत सारे बेहतर परिणाम भी देखने को मिले।
तो ऐसे में साल 2014 में जब नई सरकार सत्ता में आई, तो उस नई सरकार के पास वामपंथी उग्रवाद को लेकर एक बेहतर सुरक्षा फ्रेमवर्क मौजूद था। ये वही फ्रेमवर्क था जिस फ्रेमवर्क के ज़रिए पुरानी सरकार ने जो वामपंथी उग्रवाद की स्थिति थी, जो वामपंथी उग्रवादी थे, जो माओवादी थे, उन्हें उनके गढ़ में चुनौती दी थी। यानी कि उन्हें बहुत सीमित क्षेत्र तक लाकर खड़ा कर दिया था। वो बहुत सीमित जगह तक पहुँच गए थे। तो ऐसे में 2014 में सरकार जब सत्ता में आई, तो माओवाद जो था भारत में, वो अपने अंतिम चरण में मौजूद था। ऐसे में सरकार को केवल एक फाइनल टच देना था, एक फाइनल पुशबैक देना था, जिस पुशबैक के ज़रिए माओवादियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था। क्योंकि जो पुरानी सरकार थी, उस पुरानी सरकार के मैकेनिज़्म के माध्यम से, सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क के माध्यम से पहले ही जो तमाम राज्य थे, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों से वामपंथी उग्रवाद को लगभग समाप्त किया जा चुका था। केवल कुछ ही राज्य थे जहां पर इस तरह के एलिमेंट्स जो थे वो मौजूद थे, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से थे, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से थे। तो ऐसे में 2014 में जब सरकार सामने आई, तो उसको केवल कुछ ही काम करने थे। तो ऐसे में इन्हीं प्रयासों का परिणाम रहा, इसी अंतिम चरण के तहत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलाए गए, सूचना आधारित अभियान चलाए गए। इसके अलावा उन तमाम क्षेत्रों में जंगलों के बीच कैंप लगाए गए, ताकि जंगलों के बीच सरकार की उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। इसके अलावा वहां पर अवसंरचना का भी निर्माण किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, जैसे सड़कों का निर्माण किया गया, ताकि सुरक्षा बलों को जंगलों के केंद्र तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा मोबाइल टावर्स का निर्माण किया गया, ताकि जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई देरी ना हो। इसके अलावा वहां पर पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया गया, पुलिस को बेहतर इक्विपमेंट्स दिए गए, और साथ ही पुलिस को प्रशिक्षण भी दिया गया। और सरकार के इन्हीं तमाम प्रयासों का परिणाम रहा कि भारत में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो जिले थे, उन जिलों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। आंकड़े भी कुछ यही बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 में भारत में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो जिले थे, उनकी संख्या तकरीबन 96 थी, जो कि साल 2021 में घटकर मात्र 46 रह गई थी। इसके अलावा जो इन घटनाओं की वजह से, वामपंथी उग्रवाद की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही थी, उनकी संख्या में भी कुछ कमी देखने को मिली है। जैसे साल 2010 में ऐसे लोगों की जो संख्या थी, ऐसी घटनाओं से मरने वाले लोगों की जो संख्या थी, वो तकरीबन 1005 के आसपास थी, जो कि साल 2021 में आते-आते मात्र 147 तक रह गई थी। इसके अलावा ये तो एक बेहतर पक्ष हुआ। इसका दूसरा पक्ष ये है कि अभी भी भारत में छत्तीसगढ़ में माओवादी जो गतिविधियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर, बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर मौजूद हैं, और छत्तीसगढ़ अभी भी माओवादी गतिविधियों के लिए केंद्र के तौर पर काम कर रहा है, एक सेंट्रल एरिया के तौर पर काम कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 से साल 2022 के बीच तकरीबन 1132 हिंसक घटनाएं देखने को मिली, और इन घटनाओं में मुख्य तौर पर 168 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये भी बताते हैं आंकड़े कि इनमें से 1132 में से जो 1/3 घटनाएं थी, वो तो केवल छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन जवानों की मौत हुई थी, उसमें से तकरीबन 70 से 80% जवानों की मौत केवल छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिली थी। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है, वो अभी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये तो वामपंथी उग्रवाद की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप मौजूदा सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर को लेकर मौजूदा सरकार ने बहुत सारे कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से दो सबसे बड़े कदम है। पहला धारा 370 की समाप्ति, और दूसरा बड़ा कदम है जम्मू कश्मीर का विभाजन। धारा 370 की समाप्ति को लेकर सरकार का ये तर्क रहा है कि मुख्य तौर पर इस पूरी धारा की वजह से, इस पूरे सेक्शन की वजह से जम्मू कश्मीर में हमें एंटी सोशल एलिमेंट्स देखने को मिल रहे थे, सेपरेटिस्ट एलिमेंट देखने को मिल रहे थे, अलगाववादी भावनाएं पैदा हो रही थी। तो ऐसे में इस पूरे सेक्शन को समाप्त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ताकि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इसके अलावा विभाजन को लेकर सरकार का ये कहना था कि बहुत लंबे समय से लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े होने की वजह से तमाम सरकारों द्वारा, तमाम लोगों द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा लद्दाख के विकास पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में इन्हीं तमाम तर्कों को देखते हुए सरकार द्वारा इन दो बड़े कदमों को उठाया गया था।
और ज़ाहिर तौर पर इन 2 बड़े कदमों की वजह से हमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा प्रणाली, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सार्वजनिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था और पथराव की जो घटनाएँ थीं, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएँ होती थी पहले, उन घटनाओं में भी कमी आई थी। इसके अलावा 5 आंकड़े भी कुछ यही बताते हैं कि आंकड़ों की माने तो 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां होती थीं, उन गतिविधियों में तकरीबन 32% की कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा इन जो टेररिस्ट एक्ट होते थे, इनकी वजह से जिन जवानों की मौत होती थी, उन जवानों की मौत में भी 52% की कमी आई थी और नागरिकों की मौत में भी 14% की कमी देखने को मिली थी। तो ज़ाहिर तौर पर स्थिति में कुछ सुधार ज़रूर हुआ है, हालाँकि अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अभी भी विदेशों से बहुत सारे लोग भारत में इल्लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में सीमा को पार करते हुए प्रवेश कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों को, भारतीय सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों को सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया है जिनके पास बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद थे, बहुत सारे बम बनाने के हथियार मौजूद थे, उपकरण मौजूद थे। जिनके ज़रिए वो एक बड़ी आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पर अभी और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। हालाँकि ये जो धारा 370 को हटाया गया था, इसको लेकर कई जानकारों का ये भी कहना है कि सरकार ने इस पूरी धारा को हटाते समय संविधान के प्रावधानों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया था। इसको संवैधानिक तरीके से नहीं हटाया गया था। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, जम्मू कश्मीर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों का क्या हाल है? पूर्वोत्तर के राज्य क्या हैं? उनकी बात कर लेते हैं, वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो साल 2014 में जब सरकार सामने आई थी, जब सरकार सत्ता में आई थी, तो सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी और इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने अपनी पूर्वोत्तर की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दिया था। सरकार की अब तक की जो पॉलिसी रही है, वो मुख्य तौर पर शांति समझौतों और युद्ध विराम पर, वार्ताओं पर टिकी रही है। सरकार ने वार्ताओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है पूर्वोत्तर राज्यों में और इसी का परिणाम रहा है कि विद्रोहियों द्वारा बहुत सारे जो विद्रोही थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और अब उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ज़ाहिर तौर पर सरकार ने वार्ताओं पर ध्यान दिया है और सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, इन 9 सालों में सरकार ने बहुत सारे विद्रोही समूहों के साथ समझौता किया है। जैसे कि बात करें, बोडो समूह हो गया, इसके अलावा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट हो गया, इसके अलावा कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि मणिपुर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा असम से जुड़े हुए कार्बी आंगलोंग समूह हो गए और साथ ही त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कार्बी लोंगरी हिल्स लिबरेशन फ्रंट। तो इस तरह के बहुत सारे बड़े संगठन हैं जिनके साथ सरकार ने, राज्य सरकारों ने समझौते किए हैं और इन्हीं समझौतों का परिणाम रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो पहले वॉयलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती थी, जो पहले वॉयलेंस देखने को मिलता था, जो हिंसक घटनाएं देखने को मिलती थी, उन घटनाओं में कमी आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2006 से साल 2014 के बीच हमें यहाँ पर तकरीबन 8,700 वॉयलेंस की एक्टिविटीज देखने को मिली थी, वॉयलेंट एक्टिविटीज हुई थी। लेकिन साल 2014 से साल 2022 के बीच इन गतिविधियों में बहुत कमी आई, तकरीबन 68% की कमी आई और ये गतिविधियां 2,773 पर पहुंच गई हैं। तो जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर सरकार ने एक बड़ा प्रयास ये भी किया है कि वहाँ पर अधिकांश राज्यों से, अधिकांश हिस्सों से आफ्स्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को, जो कि अपने आप में एक विवादित कानून है, इस कानून को हटा लिया गया है। जैसे कि त्रिपुरा और मेघालय से पूरी तरह से इस कानून को हटा दिया गया है। असम के 60% हिस्सों से इस कानून को हटा दिया गया है। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के भी ऐसे अधिकांश हिस्से हैं जहां पर ये कानून अब लागू नहीं है। तो ये सरकार के लिए एक बड़ा प्रयास हो सकता है। हालांकि अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे कई विवाद हैं, ऐसे कई विषय हैं जिन्हें पूरी तरह से सुलझाया नहीं गया है और इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों में हमें मणिपुर में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है और इस हिंसा की वजह से अब तक 25 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात हुई। हमने जो आंतरिक सुरक्षा के तमाम पहलू हो सकते थे, उन पहलुओं को समझने की कोशिश की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि आंतरिक सुरक्षा के मामले पर सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए।
यानी आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो प्रयास किए हैं, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं, सरकार की जो चुनौतियाँ रही हैं, आपको उन चुनौतियों पर चर्चा करनी है, उन चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सरकार ने धारा 370 को किस वर्ष समाप्त किया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है, वो आपको समझ में आएँगे और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।